Welcome students, welcome to the home classes and initiative by the Director School Education Jammu. लास्ट टाइम हम लोग ने स्टार्ट किया था फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट चैप्टर सेकंड, जिसमें हमने मेजर पॉइंट पार्ट को टच किया था और उसमें स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राई क्वांटिटीज एंड देन यूनिट्स की बात करी थी, जिसमें हमने फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स की बात करी थी। आज की डेट में we will discuss about plane angles and solid angles जो हमारी supplementary units थी। Number 2 characteristics of standard units and number 3 the dimensions and dimensional formula, इनकी हम लोग introduction discuss करेंगे। Start with the plane angles। तो plane angle बड़ी common है हमारे लिए और बड़े important भी है। तो कैसे है, ये कौन सा एंगल है वो देखते हैं। तो ये देखें, ये हमारा क्या है, ये सर्कल है हमारे पास। इस सर्कल की ये आ गई हमारे पास क्या, रेडियस। अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक पर्टिकुलर आर्क में इतना पार्ट में कट कर देता हूं, तो ये पार्ट बन जाएगा हमारे पास ये वाला। ओके जी, जब ये पार्ट बनेगा तो ये पार्ट जो इसका आया वो क्या आई, आर्क आ गई इसकी, और ये इसकी क्या है, रेडियस है। इस टाइम जो दो आर्म्स के बीच में एंगल बन रहा है ना, वो एंगल थीटा जो है वो हमारा प्लेन एंगल है, जो दो आर्म्स के बीच में, और ये हमारी सर्कुलर आर्क बन रही है, ये एंगल जो है वो प्लेन एंगल है। अब इस प्लेन एंगल को डिफाइन करना है, या इसकी डेफिनेशन जो निकलती है वो कैसे रहती है, थीटा मीन्स प्लेन एंगल इज इक्वल टू, इट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ द आर्क टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके जी, नाउ इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके आगे एक पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। नाउ इफ लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू द रेडियस, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू रेडियस, ये लेंथ ऑफ द आर्क और रेडियस अगर आपस में इक्वल हो जाएं, दोनों को कट करेंगे तो यहां पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि ये जो प्लेन एंगल है दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। रेडियन यू नो, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था हमने कि रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि बचपन से आज तक आप डिग्री यूज करते आ रहे हैं, यूनिट जो है एंगल को लेते समय डिग्री यूज कर रहे हैं। याद रखना कि डिग्री जो है वो एंगल की प्रैक्टिकल यूनिट है, और रेडियन जो है ये उसकी जो है एसआई यूनिट है जो हम लोगों ने डिस्कस करी है। अब इसमें थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है आपका और दूर करते हैं, इस रेडियन और जो डिग्री है इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारा सर्कल है मान लेते हैं। अब यहां से सर्कल शुरू हो रहा है पूरा, और पूरा घूम के आ रहा है, तो ये पूरा जो एंगल बनता है इसका, एक सर्कल का, जनरली आपको पता है 360 होता है। जनरली आपको पता है वो एंगल कितना होता है, 360 होता है। अब यहाँ पे हम रेडियन के सेंस में डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो यहां देखिए, कंप्लीट सर्कल ले रहे हैं हम लोग, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क मतलब पूरा उसका क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, रेडियस आ जाएगी। दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर अपॉन रेडियस आर, आर कट जाएगा तो विल लेफ्ट विद 2 पाई रेडियन। उस टाइम हम कहेंगे कि एंगल कितना बना रहा है सर्कल, पूरा 2 पाई रेडियन बना रहा है। लेट अस सपोज कि ये सर्कल हम हाफ लेते हैं, कितना लेते हैं, हाफ एंगल लेते हैं, और ये हाफ एंगल पे, सेमी सर्कल पे एंगल आपको पता है कितना बनता है, जो डिग्री में आप लेते हैं 180 बनता है। अब यहां पे देखते हैं हम लोग, इस केस में थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास डेफिनेशन के हिसाब से लेंथ ऑफ द आर्क, और यहां पे आर्क कितनी आ रही है, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। सो हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई रेडियस, और हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस कितना हो गया, सर्कमफ्रेंस टोटल होता है 2 पाई आर, उसका हाफ हो गया पाई आर अपॉन रेडियस कितना हुआ आर, यहाँ आर कट गया तो ये बना आपके पास पाई रेडियन। अब यहाँ देखें, सेमी सर्कल में प्लेन एंगल जो बना इन टर्म्स ऑफ रेडियन वो कितना बना, पाई, और आपका डिग्री के सेंस में बनता है कितना, 180। इसका मतलब जो है, जब हम पाई रेडियन की बात करते हैं और जब हम बात बोलते हैं कि पाई रेडियन, तो पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, और 2 पाई रेडियन जब आप बात करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 180, तो वही बनेगा कितना, 360 डिग्री बनेगा। नाउ सॉलिड एंगल, अब सॉलिड एंगल को समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल को एक एक्टिविटी के थ्रू डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक स्फीयर है, और स्फेरिकल ये क्या है, सॉलिड है। अब
सॉलिड एंगल को डेवलप करने के लिए, उसका कंसेप्ट डेवलप करने के लिए, लेट अस सपोज कि यहां से हम एक पॉइंट से उसको क्या करते हैं, एक सर्कुलर पार्ट उसका काट कर लेते हैं, एक सर्कुलर जिसका एक सुटेबल एरिया होगा वो हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं। और कट इस ढंग से करते हैं ताकि वो अंदर कहां से कटे, सेंटर से कट के आए। इमेजिन करेंगे यहां से ऊपर सर्कुलर सरफेस एरिया है और देन इसको इस ढंग से कोनिकल सेक्शन एक निकल के आए, ऐसे करके कट करना है सेंटर से। जब हम इसको काटेंगे तो कट करने के बाद हमारे पास इस तरह की कोनिकल सेक्शन जो है वो निकल के आएगी। अब यहां पे जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल जो बन रहा है, ये एंगल जो है ये हमारा कहते हैं इसको क्या, सॉलिड एंगल कहते हैं हम लोग। प्लेन एंगल में हमारे पास दो ही आर्म्स बन रही थी, एक इधर और एक इधर, बट सॉलिड एंगल में जो है बहुत सारी आर्म्स बन रही हैं, लेफ्ट राइट। ये पूरा जो एंगल बन रहा है वो हमारा जो है वो क्या है, सॉलिड एंगल है। और सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल को और थोड़ा समझने के लिए एक विजुअलाइजेशन देखेंगे हम लोग। स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, वो येलो जो लाइन है वो आर्क इंक्रीज हो रही है, रेडियस के साथ एक येलो कलर का एंगल बन रहा है, एंड दैट इज एंगल इज आवर प्लेन एंगल है। और इस तरह से प्लेन एंगल जो है वो इंक्रीज होकर ये 2 पाई रेडियन जो हमने बात करी थी पूरी सर्कल की है। और अगर ये जो आर्क और रेडियस अगर आपस में इक्वल होती है तो दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन, 1 रेडियन कहते हैं उसको। नाउ सॉलिड एंगल, अब यह देखें सॉलिड एंगल है, जैसे हमने बात करी थी एक स्फेयर से आप एक कॉनिकल सेक्शन कट कर रहे हैं, देखिए वो इंक्रीज हो रहा है। कॉनिकल सेक्शन कट करने के बाद एक एंगल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, कोन बन रहा है, वो जो एंगल बीच में आ रहा है दैट इज आवर सॉलिड एंगल। स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखेंगे, प्लेन एंगल तो आपको आगे बहुत ज़्यादा यूज़ आएंगे, बट सॉलिड एंगल रेयरली कहीं यूज़ आएगा। बट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए ध्यान रखेंगे कि सॉलिड एंगल क्या है, क्या करता है। तो ये देखें, और सॉलिड एंगल जो होता है, जो ऊपर का टॉप स्फीयर जो आपने कटा था ना, वो किसके इक्वल होता है सॉलिड एंगल, द एरिया ऑफ दैट सरफेस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ दैट स्फीयर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जो आप सरफेस काटेंगे, सर्कुलर सरफेस काटेंगे तो डिवाइड बाई कितना, आर स्क्वायर वो होता है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने बात करी थी यूनिट्स की, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। सो नाउ लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। एक स्टैंडर्ड यूनिट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। वेल नाउ विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। बिना कैरेक्टरिस्टिक्स के जो भी यूनिट्स हमने डिस्कस किए हैं या हम लोग कर सकते हैं, तो उनके कुछ सेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सबको फॉलो करने हैं। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, मैं अपनी यूनिट्स बनाना शुरू कर दूंगा, मैं कहूँगा लेंथ की यूनिट मीटर नहीं मीटर हो। आप लोगों की मर्जी आएगी, आप अपनी यूनिट क्रिएट करना शुरू कर देंगे कि नहीं लेंथ की यूनिट जो है कुछ और होनी चाहिए। सो इसलिए सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है, तो 1 बाई 1 हम लोग डिस्कस करते हैं कि उनका मीनिंग क्या है। एक यूनिट जो है उसके अंदर क्या क्या, स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहनी चाहिए। तो फर्स्ट वन इज इट शुड बी वेल डिफाइंड। जो भी यूनिट हम लेंगे तो वो क्या रहनी चाहिए, वेल डिफाइंड रहनी चाहिए। उसकी मतलब एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होनी चाहिए, जो इंटरनेशनल लेवल पर सभी लोग उस डेफिनेशन को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन रहनी चाहिए, सबसे पहली बात जो है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लेंथ की यूनिट ली, लेंथ की यूनिट हमने ली क्या, मीटर। तो मीटर जो है उसकी अपनी एक डेफिनेशन है, मीटर की अपनी डेफिनेशन है। जैसे देखिए मीटर, it is the distance covered by light in vacuum in 1/299792458 of a second। अब ये कुछ अलग चीज़ नहीं है, ये बड़ा नंबर लंबा सा लग रहा है आपको। एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में वो है हमारे पास कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, लाइट को आपने छोड़ दिया, लाइट को आपने ट्रेवल करने दिया, और कितने टाइम के लिए ट्रेवल करने दिया, 1 सेकेंड के लिए नहीं, 1 सेकेंड का कौन सा पार्ट, 1 सेकेंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 × 10⁸ पार्ट्स में डिवाइड किया। तो लाइट को आपने अलो किया कि वो ट्रेवल करे वैक्यूम में, और कितने सेकेंड, 1 डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड का कौन सा पार्ट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो जो नंबर लिखा है ना ऊपर 2997924, वो अप्रॉक्सीमेटली वही हमारा है 3 × 10। तो 1 सेकेंड का भी कौन सा पार्ट है, उसको ब्रेक करते करते तो स्मॉल टाइम
सेकंड से बहुत कम टाइम के लिए उस लाइट को क्या किया आपने, अलो किया ट्रेवल करने के लिए, और उस टाइम में जितना लाइट ने डिस्टेंस कवर किया वो हमारा क्या होगा, 1 मीटर होगा। तो इस तरह से ये डेफिनेशन कभी भी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्रॉपर डेफिनेशन है। लाइट अपनी स्पीड चेंज करेगी नहीं, तो जिसकी वजह से क्या है, ये डेफिनेशन कभी भी चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास मास था, मास की यूनिट हमने ली थी कितनी, किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम का अपना एक डेफिनेशन है, अपनी एक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है उसकी, इट इज़ द मास ऑफ प्लेटिनियम इरिडियम सिलेंडर, जिसमें 90% प्लेटिनियम रहता है और 10% इरिडियम, केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट इन पेरिस। तो इंटरनेशनल ब्यूरो जो है पेरिस में, उसमें एक सिलेंडर रखा गया है, और वो सिलेंडर किससे से मिल के बना है, 90% जो है उसमें क्या है, प्लेटिनियम है, और 10% जो है वो क्या है, इरिडियम है। वो सिलेंडर का जो मास है ना, दैट इज़ 1 kg। तो एक डेफिनेशन प्रॉपर बना दी गई है। इस तरह से पहला पॉइंट हमारा था कि इट शुड हैव वेल डेफिनेशन, एक प्रॉपर डेफिनेशन आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इट शुड बी इजली एक्सेसिबल। तो स्टैंडर्ड यूनिट उसी को कहेंगे जो इजली क्या है, एसेस कर पाए हम लोग। अब आप मार्केट में जाते हैं या आपके पास थोड़े से राइस हैं कहीं पे पड़े हुए, मैं कहूँ कि कितने ग्राम्स हैं, वो मुश्किल हो जाएगा। मैं कहूँ कितने केजी हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं। अब अगर इसका मतलब केजी जो है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट में आता है। मान लेते हैं आप बाज़ार जाते हैं, आप उसको बोलते हैं जी 1200 ग्राम्स मुझे पोटैटो दो, वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके कंपेरेटिवली आप ये बोलेंगे कि 1.2 kg जो है मुझे पोटैटो दो, तो वो यूनिट होनी चाहिए, वो इजीली क्या होनी चाहिए, असेस करनी होनी चाहिए, असेस करने में इजी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होगी तभी वो स्टैंडर्ड यूनिट बनेगी जब वो इंटरनेशनल लेवल पर आप क्या होगी, एक्सेप्टेड होगी। अदरवाइज ट्रेड में प्रॉब्लम आएगा। हम यहाँ पे कुछ और यूनिट यूज़ कर रहे हैं, आप किसी दूसरी जगह पे जाते हो, किसी दूसरी सिटी में या दूसरी कंट्री में यूज़ करते हो, वहाँ पे वो यूनिट अलग यूज़ करते हैं, तो उस टाइम जो है डिफरेंट यूनिट्स अगर अलग अलग प्लेसेस पे यूज़ हो रही हैं तो उसमें क्या होगा, ट्रेड में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए या बुक्स में प्रॉब्लम आएगी, बुक्स लिखने में प्रॉब्लम आएगी, कुछ कोई लिखेगा कोई कुछ लिखेगा। तो इस तरह का मीनिंग क्या है कि इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। थर्ड वन है सूटेबल साइज, शुड हैव सूटेबल साइज। यूनिट स्टैंडर्ड वही होगी जिसका साइज ना तो बहुत छोटा होगा ना ही बहुत बड़ा होगा, एक सूटेबल साइज रहना चाहिए। मान लेते हैं आपने जो है एक रोड की मेजरमेंट करनी है, अब हैंड स्पैन से ही, हैंड स्पैन को आपने यूनिट बनाया है, उसी हैंड स्पैन से आप वो रोड की लेंथ मेज़र कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए करना। इसलिए अगर मीटर में यूज़ करते हो तो ये थोड़ा बेटर रहेगा। तो एक सूटेबल साइज़ रहना चाहिए, यूनिट ना तो बहुत छोटी होनी चाहिए ना ही बहुत बड़ी होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर, प्लेस और टाइम। तो जो भी यूनिट हम यूज़ करें, स्टैंडर्ड यूनिट वही होगी जिसमें टेम्परेचर का, प्रेशर का, प्लेस का, टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं है। मान लेते हैं एक जगह का जो आप लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कोई यूनिट, कहीं दूसरे प्लेस में गई तो वो यूनिट वेरी कर गई, चेंज कर गई, वैसा नहीं होना चाहिए। टाइम के साथ साथ वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। मान लेते हैं आपने हैंड स्पैन यूज़ करा, इसको एक आपने यूनिट बना के चले, क्लियर। अब जब बच्चा छोटा था तब हैंड स्पैन वो हाथ छोटा था, जो वो बड़ा होता चलेगा टाइम के साथ साथ तो वो उसका हाथ बड़ा हो जाएगा, तो यूनिट उस टाइम क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग कहते हैं इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर आर प्लेस एंड टाइम आल्सो। नेक्स्ट 6 पॉइंट आता है इट शुड बी इजली रिप्रोड्यूसेबल, इजली रिप्रोड्यूसेबल होनी चाहिए, रिप्रोड्यूसेबल होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हमने कोई यूनिट यूज़ करी, ठीक है, कि इसके बाद हम किसी दूसरी सिटी में चले गए, क्लियर, दूसरी सिटी में चले, तो वो यूनिट आपने जो पहले प्लेस पे मेज़र करी थी वो वहाँ जाके इजली क्या हो जानी चाहिए, रिप्रोड्यूस होनी चाहिए। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। जनरली ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देखेंगे तो यहाँ पे नीचे देखेंगे स्क्रीन के लास्ट में लिखा हुआ है टू रिमेंबर। इन 6 पॉइंट्स को अगर आपने याद रखना कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो एक सेंटेंस लिखा है व्हाट एन आइडिया सर। इस व्हाट एन आइडिया सर का W जो है वो हमारा फर्स्ट करेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है, वेल डिफाइंड। एन का A जो है
वो रिप्रेजेंट करता है हमारे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक को, इजली एक्सेसिबल। थर्ड आइडिया का जो आई है वो हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड को रिप्रेजेंट करता है। सर का एस जो है सूटेबल साइज, आई जो है इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर प्रेशर, जो भी बातें हमने करी, और आर जो है वो क्या है, रिप्रोड्यूसेबल। तो इसको ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ये हेल्प करेगा आपको। We will discuss the one of the most important topics in physics, that is dimensions and dimensional formula. तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द डायमेंशंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से रखेंगे। अब डायमेंशंस को समझने के लिए, जैसे ये हमारे पास मास, लेंथ और टाइम है, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इनकी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं हम लोग एम, एल और टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। हम लोग ये कह सकते हैं कि मास जो है इसके डायमेंशन m है, लेंथ का डायमेंशन l है और टाइम का डायमेंशन t है। अब कोई भी ड्राइव क्वांटिटी है, उसका जब डायमेंशंस फाइंड करने हैं तो ध्यान रखेंगे हमें m, l और t ही यूज़ करते हैं। और ख़ास करके मैकेनिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ हमारे पास आती है ना, उसमें m, l, t ही यूज़ होता है। जब हम आगे फ्यूचर में चलेंगे, कभी आप इलेक्ट्रिकल में चले गए, करंट वगैरह के केस में चले गए, वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, अदरवाइज यही। अब हमारे पास जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशंस फाइंड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लेते हैं मैं ले रहा हूँ पहले सिंपल एरिया ले रहा हूँ। एरिया लिया, एरिया हमारे पास था लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। अब इनकी यूनिट्स नहीं लिखनी है हम लोगों को, ठीक है। लेंथ के लिए जो यूनिट है वो L मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ है, तो ब्रेथ भी जो है वो लेंथ है, तो ये बना आपके पास कितना, L2 बन गया। अब मीनिंग ये रहा इसका कि एरिया के जो डायमेंशंस हैं दैट इज 2 इन लेंथ। एरिया के जो डायमेंशंस हैं 2 इन लेंथ, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इट इज इक्वल टू m0, L2 और T0। इसका मतलब एरिया में मास के जो डायमेंशंस हैं वो 0 है, लेंथ के जो डायमेंशंस हैं वो 2 है, और टाइम के जो डायमेंशन है वो भी कितना है, 0 है। एक और ले रहे हैं हम लोग, जैसे हम लिखते हैं स्पीड। स्पीड रहती है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। अब डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या है, लेंथ है, उसके लिए हम L लिखेंगे, टाइम के लिए T लिखेंगे, तो ये आपके पास आगे L, इस T को ले जाएंगे ऊपर तो बनेगा LT-1, या हम ये लिख सकते हैं कि स्पीड का जो डायमेंशन आई, इसमें M नहीं ना आ रहा, अब नहीं लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लिखते हैं तो M जो है उसके डायमेंशन कितने हैं, 0। L कितना हुआ, उसकी पावर 1 है तो 1 ले सकते हैं, T कितना हुआ, इसकी पावर -1। इसका मतलब स्पीड जो है इसके डायमेंशन अगर हम डिस्कस करें दैट इज 0 इन मास 0 टाइम आ रहा है, लेंथ 1 टाइम आ रही है, और टाइम -1 टाइम आ रहा है, इट मीन्स डिनोमिनेटर में आ रहा है। क्लियर? तो इसी तरीके से बन जाता है हमारा आगे चल के डायमेंशन, जब आगे तो बन जाता है हमारा क्या, डायमेंशन फॉर्मूला। सो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना होगा, तो स्पीड का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो कितना बन गया जी आपके पास, m0 L1 T-1, ठीक है। अब मीनिंग समझेंगे, इसका मतलब स्पीड के अंदर मास जो है, स्पीड की जो यूनिट ड्राइव करेंगे आप लोग, जब भी यूनिट ड्राइव करेंगे तो मास जो है वो आ रहा है कितने, 0 टाइम, मास का कोई रोल नहीं रहेगा। लेंथ कितने टाइम्स आएगी, 1 टाइम्स आएगी, और टाइम कितने टाइम आएगा, -1 टाइम आएगा। इसी तरीके से कोई और मैं ले रहा हूं, सपोज डेंसिटी लेता हूं। डेंसिटी रहता है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मास के लिए लिखेंगे जी हम m, वॉल्यूम जो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये बन जाएगा L3, तो ये बनेगा ml-3। इस डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा किसका,
डेंसिटी का। इसका मीनिंग डेंसिटी के केस में मास जो है वो 1 टाइम आ रहा है, मास का डायमेंशन कितना है 1, लेंथ का डायमेंशन कितना है -3 और टाइम का डायमेंशन कितना है 0 है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नाउ जो हमने डिस्कशन करी डायमेंशंस और डायमेंशनल फार्मूला के ऊपर, उसके बेस पे जो डेफिनेशन निकल के आ रही है, फर्स्ट डायमेंशंस की डेफिनेशन है, इट मे बी डिफाइंड एज द पार्ट्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर रेज्ड टू ऑब्टेन यूनिट्स। तो जैसे हमने डायमेंशन में देखा था कि एम, एल और टी, इनकी पार्ट्स जो है वो हमें बताती हैं क्या चीज़, डायमेंशंस बताती हैं उस फिजिकल क्वांटिटी की। एंड डायमेंशनल फार्मूला, इट इज एन एक्सप्रेशन, जिसको हमने एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखा था बाद में, विच इंडिकेट विच ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम ऑकर्स इन द डिराइव यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एंड विद व्हाट पार्ट्स आर डायमेंशंस। तो ये फॉर्मूला हमें इंडिकेट करता है कि एम, एल, टी, इसमें से कौन कौन सी क्वांटिटीज़ जो है ये डिराइव यूनिट में जो है ड्राइव यूनिट में ऑकर करेंगी और कितने कितने टाइम्स ऑकर करेंगी। तो इट इज़ एन एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी डायमेंशन की डिस्कशन हमने करी है ताकि एक बेसिक आइडिया हम लोगों को आ जाए। थोड़ा सा आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो तक इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा एक आइडिया बना लेंगे डायमेंशन फार्मूले। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और भी जो है डायमेंशन फार्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।